हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिगेटिव सोल। दोस्तों, इस पूरे जहान में ऐसे हजारों या फिर मुझे कहना चाहिए कि लाखों ऐसे क्राइम्स केसेस हैं जो अपने सॉल्व होने का आज तक इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो कब सॉल्व होंगे ये बात किसी को भी नहीं पता। साल था 1888 का और तारीख थी 11 सितंबर। इस दिन इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में रिवर थेम्स एम्बार्कमेंट के मडी शोर्स पर कुछ लोकल्स को एक दिल दहला देने वाली चीज मिलती है। वो चीज़ क्या थी ये जानने से पहले हम थोड़ा सा इस एरिया के बारे में जान लेते हैं। लंदन का ये एरिया 1860s में बसाया गया था और ये एरिया एक अपस्किल नेबरहुड था। मतलब यहाँ पर अपर मिडिल क्लास फैमिलीज रहा करती थी जो कि यहाँ पर आज भी रिसाइड करते हैं। ये जमाना 19th सेंचुरी का था। इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपनी प्रोग्रेस की सीढ़ियां चढ़ रही थी। सोसाइटी में एक अलग ही लेवल का चेंज देखने को मिल रहा था। समाज फ्यूडलिस्टिक सिस्टम से ट्रांसफॉर्म होकर मॉडर्न सोसाइटी में बदल रहा था। चाहे मेडिकल फील्ड हो या फिर फोरेंसिक साइंस हो, हर फील्ड में बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही थी। एंड जो कुछ भी उस वक्त सबसे ज़्यादा एडवांस एंड मॉडर्न हो सकता था वो उस वक्त सोसाइटी में मौजूद था। 11 सितंबर 1888 के दिन थेम्स नदी के किनारे वहाँ के कुछ लोकल लोग घूम रहे थे। तभी उन लोगों को अपनी नज़रों के सामने कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी रूह को अंदर तक कपा दिया। नदी के रेतीले किनारे पर एक इंसान का कटा हुआ दाहिना हाथ और कंधा पड़ा था। कैन यू इमेजिन इफ यू गो आउटसाइड फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड सडनली यू फाइंड अ डिसमेंबर्ड लिम्ब ऑफ ह्यूमन? हाउ वुड यू रिएक्ट? आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। उन लोगों का भी कुछ यही हाल था। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। एंड जब पुलिस को इस पूरे इंसिडेंट का पता लगा तो पुलिस ने वहां पर आकर पूरे सीन को इन्वेस्टिगेट किया। एंड पुलिस ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये कुछ नहीं है, बस किसी मेडिकल स्टूडेंट का घटिया प्रैंक है, क्योंकि उस वक्त मेडिकल स्टूडेंट्स ऐसे प्रैंक डे टू डे करते रहते थे। अकॉर्डिंग टू पुलिस, किसी मेडिकल स्टूडेंट ने एनाटॉमी रूम से किसी कॉप्स का हाथ काटकर यहाँ पर फेंक दिया होगा जिससे कि लोगों को डराया जा सके। टू बी ऑनेस्ट, पुलिस ने इस केस को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। या फिर ये भी हो सकता है कि उस जमाने में जब ये कटा हाथ थेम्स नदी के किनारे पर मिला था तब सीरियल किलर जैक द रिपर भी उस एरिया में क्लेम्स को अंजाम दे रहा था। इसलिए पुलिस ने सोचा होगा कि अगर इस केस को ओपनली ज्यादा हवा दी तो लोगों में डर का माहौल बन सकता है एंड ऐसे सिचुएशन में एडमिनिस्ट्रेशन को काफी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हो सकता है कि पुलिस ने जानबूझकर इस बात को दबा दिया हो। लेकिन इस इंसिडेंट के कुछ घंटों के बाद ही लोगों को रोड के किनारे एक और आर्म मिली एंड अगेन पुलिस लुक्ड इनटू दिस मैटर, बट अगेन दे कंक्लूडेड दैट दिस इज अ प्रैंक ऑफ मेडिकल स्टूडेंट। बट द रियल अलर्ट केम ऑन 2 अक्टूबर 1888। लंदन के शहर वेस्टमिंस्टर में एक एरिया है जिसका नाम है व्हाइट हॉल। व्हाइट हॉल रोड के पास मेट्रोपॉलिटन पुलिस स्टेशन के नए हेडक्वार्टर, जिसे अब न्यू स्कॉटलैंड यार्ड के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर रिचर्ड लॉरेंस नाम का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर सुबह सुबह काम करने जाता है। तभी उसको वहाँ पर एक वॉल दिखाई पड़ती है। रिचर्ड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक तिजोरी रखी है। उसने सोचा कि उस पर आज भगवान मेहरबान है जो उसने उसके सामने पूरी की पूरी तिजोरी ला कर रख दी। रिचर्ड खुशी खुशी उस वॉल्ट के पास गया एंड उसने वॉल्ट को चारों तरफ से देखा कि वॉल्ट असलियत में उसके सामने है भी या फिर वो कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा है। जब उसे कंफर्म हो गया कि वॉल्ट असलियत में उसके सामने है तो उसने वॉल्ट के लॉक को टर्न किया एंड उस वॉल्ट का दरवाजा खुल गया। हर गुजरते लम्हे के साथ रिचर्ड लॉरेंस की खुशी बस बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे रिचर्ड ने वॉल्ट के अंदर देखा वैसे ही उसकी सारी खुशी खौफ में बदल गई। रिचर्ड के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई एंड वो वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तब उसने वॉल्ट के अंदर फिर से झांक कर देखा एंड उस वॉल्ट के अंदर रिचर्ड को ब्लैक पेटीकोट में लिपटा हुआ एक फीमेल टोर्सो दिखाई दिया जिसे एक धागे से बांधा गया था। ये पूरा इंसिडेंट एक बहुत ही बड़ी बात थी और देखते ही देखते वहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एंड जब पुलिस को इस इंसिडेंट की खबर मिली तो पुलिस ने उस पूरे एरिया को सील कर दिया एंड दे स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट द होल एरिया। एक्चुअली उस कंस्ट्रक्शन साइट को मौका वारदात कहना ठीक नहीं होगा बिकॉज उस वॉल्ट को वहां पर कहीं और से लाकर रखा गया था एंड जाहिर सी बात है कि उसी वॉल्ट में बॉडी को भी डालकर लाया गया होगा। वहाँ पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया एंड फॉरेंसिक टीम ने जब उस वॉल्ट का अच्छे से एनालिसिस किया तो उन्होंने जाना कि ये वॉल्ट मिलने वाले दिन से 3 महीने पहले बनाई गई थी और इस वॉल्ट को यूज भी किया गया था। इस वॉल्ट को 29 सितंबर के बाद उस कंस्ट्रक्शन साइट पर रखा गया था। 29 सितंबर तक वहां पर कोई वॉल्ट नहीं थी एंड 29 सितंबर के बाद कंस्ट्रक्शन का काम किसी वजह से रोक दिया गया था। फिर काम 2 अक्टूबर को शुरू हुआ और उसी दिन रिचर्ड लॉरेंस को वो वॉल्ट मिले, जिसका मतलब इस वॉल्ट को 29 सितंबर की ही लेट नाइट को रखा गया था या फिर इसको 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर को रखा गया होगा। पुलिस ने उस वॉल्ट और टॉर्सो को अपने पोजीशन में ले लिया एंड जब पुलिस सर्जन थॉमस बॉन्ड ने वॉल्ट में मिले उस टॉर्सो से थेम्स नदी के किनारे मिले हाथ और कंधे को मिलाया तो वो शॉक्ड हो गए। वो हाथ और कंधा उसी औरत का था जिसका वो टॉर्सो था। द आर्म, शोल्डर एंड टॉर्सो
बिलोंग टू द सेम लेडी। उस जमाने में डीएनए सैंपलिंग टेक्निक भले ही नहीं थे, बट डॉक्टर थॉमस बॉन्ड ने हाथ और कंधे पर लगे कट के पैटर्न से टॉर्सो पर लगे कट के पैटर्न्स को मैच किया एंड दोज पैटर्न्स वर सेम। डॉक्टर थॉमस बॉन्ड के अलावा और भी कई सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ने उन बॉडी पार्ट्स का एनालिसिस किया और वो सब इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये बॉडी पार्ट्स एक ही औरत के हैं। 17 अक्टूबर 1888 के दिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जेस्पर बेरिंग ने पुलिस की परमिशन से अपने स्पिट्सबर्गन स्निफर डॉग की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास के एरियाज को इंस्पेक्ट करना शुरू किया। कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास थोड़ी देर घूमने के बाद जेस्पर वेरिंग के डॉग ने एक खास जगह पर जाकर साइंस देने शुरू कर दिया एंड जेस्पर वेरिंग समझ गए कि जमीन के इस हिस्से के नीचे जरूर कुछ दबा है। जेस्पर वेरिंग ने एक मजदूर से जमीन का वो हिस्सा खुदवाया एंड नोबडी कुड बिलीव वहां पर जेस्पर वेरिंग को एक पैर मिला। वो एक लेडी का लेफ्ट लेग था एंड उसको घुटने के थोड़ी ऊपर से काटा गया था। डॉक्टर थॉमस बॉन्ड ने उस लेफ्ट लेग का डीप एनालिसिस किया एंड अगेन वो इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये पैर उसी टॉर्सो का है, यानी कि जिसने भी उस लेडी की बॉडी के टुकड़े किए थे वो टुकड़ों को अलग अलग जगह दबा रहा था। न्यूज़पेपर इस पूरे इंसिडेंट को जैक द रिपर के मर्डर से एसोसिएट कर रहे थे बिकॉज जैक द रिपर भी उस जमाने में एक्टिव था एंड उसके ज्यादातर मर्डर्स वाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर उसके आसपास के एरियाज में हो रहे थे एंड जैक द रिपर भी ठीक ऐसी मोडस ऑपरेंडी से अपने विक्टिम्स की बॉडी को म्यूटिलेट करता था। बट द मेट्रोपॉलिटन पुलिस रूल्ड आउट एनी कनेक्शन बिटवीन द केसेस। मगर इस पूरे इंसिडेंट की वजह से वाइट चैपल और उसके आसपास के एरियाज में लोगों में दहशत बढ़ती जा रही थी। औरतों और लड़कियों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया था। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वेस्टमिंस्टर कॉरोनर जॉन ट्राउटबैक ने 8 अक्टूबर के दिन पोस्टमार्टम अथॉरिटीज को इस केस में सीरियसली थॉरो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए। ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए डॉक्टर थॉमस बॉन्ड ने उस बॉडी के पार्ट्स का डीप एनालिसिस किया एंड उन्होंने ये डिस्कवर किया कि वो बॉडी एक ही लड़की की थी जिसकी उम्र यही कोई 24 साल के आसपास रही होगी और उसकी हाइट यही कोई 5 फीट 8 इंच के आसपास रही होगी। दैट लेडी हैड लार्ज स्टेचर एंड शी वाज वेल नरिश्ड। जिसने भी उस लेडी को मारा था उसने विक्टिम की बॉडी से यूट्रस को निकाल दिया था। उसके राइट हैंड को काटने से पहले खून के बहाव को कम करने के लिए उस पर एक टर्निकेट बांधा गया था एंड ड्यू टू द लैक ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वॉज रिमूव्ड पोस्टमार्टम। और ये भी पता चला कि मौत के वक्त वो लेडी एक ब्रॉड सैटिन ड्रेस पहनी हुई थी। उस ड्रेस को ब्रैडफोर्ड इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर किया गया था और उस ड्रेस के पैटर्न से ये पता चला कि वो ड्रेस इंसिडेंट वाले साल से 3 साल पहले बनाई गई थी। टॉर्सो के ऊपर जो न्यूज़पेपर्स पाए गए थे वो एको अखबार का 24 अगस्त का एडिशन था एंड कुछ न्यूज़पेपर रिमेंस क्रॉनिकल्स अखबार के थे। हालांकि इतनी डीप एनालिसिस करने के बाद भी डॉक्टर थॉमस बॉन्ड को और उनके जैसे दूसरे एक्सपर्ट्स को मौत का सही कारण पता नहीं चल सका। द ओनली पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू द डेथ वाज हेमोरेज। शायद खून बहने की वजह से उस लेडी की मौत हुई होगी। हो सकता है जब उसके हाथ पैर काटे जा रहे हो तब वो लेडी जिंदा हो। यूट्रस के अलावा उस लेडी का लेफ्ट लंग सीवियर प्लूसिस से ग्रस्त था। इसके अलावा उस लेडी के बाकी सब ऑर्गन्स हेल्दी थे। उसका राइट लंग, लीवर, स्टमक, किडनीज एंड स्प्लीन बिल्कुल नॉर्मल थे। डीप एनालिसिस में भी ये पता चला कि उस लेडी के हेयर डार्क कलर के थे एंड शी हैड फेयर स्किन। नथिंग वाज फाउंड टू इंडिकेट द विक्टिम हैड बोर्न चिल्ड्रन। Furthermore, the condition of the hand recovered suggested the descendant was not an individual who was accustomed to manual labor. उस victim lady का सर और बाकी के हिस्से कभी नहीं मिले and the identity of victim was never established. उस लेडी का टोर्सो थेम्स एम्बांकमेंट के पास मिला था, ठीक उस जगह जहाँ पर मेट्रोपॉलिटन पुलिस का नया हेडक्वार्टर बनना था। किलर ने जानबूझकर वही लोकेशन चुनी। एक तरह से वो किलर पुलिस को टॉन्ट कर रहा था, आई एम सो क्लेवर, आई कैन हाइड अ डिसमेम्बर्ड बॉडी राइट अंडर योर नोज, फाइंड मी इफ यू कैन। ये टेक्निक बहुत सारे सीरियल किलर्स अपनाते हैं। वो मर्डर करने के बाद लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को विक्टिम्स के वीडियो टेप्स भेजते हैं, तो कभी लेटर या फिर विक्टिम का कोई बॉडी पार्ट भेजकर चैलेंज करते हैं कि तुम मुझे पकड़ कर दिखाओ। एंड इतिहास गवाह है ऐसे सीरियल किलर्स को पुलिस बहुत कम ही पकड़ पाती है। जैक द रिपर भी सेम ऐसा ही करता था। वो भी मर्डर करने के बाद पुलिस अथॉरिटीज को लेटर्स भेजता था एंड उनको टॉन्ट करता था। एक लेटर में तो उसने लिखा था, कैच मी व्हेन यू कैन। जोडियाक किलर ने सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में 5 लोगों को मारा था। उसने मीडिया को 21 लेटर्स लिखे थे जिसमें उसने ये क्लेम किया था कि उसने अब तक 37 लोगों को मारा है। His carnage lasted through the 1960s and 70s and he was never apprehended. अब यहाँ पर मेरी 3 थ्योरीज हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही हुआ होगा, बट पॉसिबल है कि इन थ्योरीज के जरिए हम इस केस को और अच्छे से समझ पाए। मेरी पहली थ्योरी तो ये है कि पॉसिबली कोई जैक द रिपर का कॉपी कैट था जो खुद को जैक द रिपर से बेटर प्रूव करने के लिए ये सारा कांड कर रहा था। एंड इट इज हाईली पॉसिबल कि ये कोई मेडिकल स्टूडेंट रहा होगा बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कोरोनर्स रिपोर्ट जिसने इस बॉडी को म्यूटिलेट किया था उसको ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज थी। तो ये हो सकता है कि ये जो भी इंसान था उसने मेडिकल कॉलेज से कोई लवारिस लाश चोरी की हो एंड उसके साथ उसने ये सारा कारनामा किया हो।
क्योंकि वो लाश लावारिस थी, इसलिए किसी ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवाई होगी। थ्योरी नंबर 2, हो सकता है जैक द रिपर ही हो एंड उसने इस बार अलग तरह से मर्डर को अंजाम दिया हो। जैक द रिपर ने सोचा हो कि इस बार कुछ अलग ट्राई किया जाए एंड पुलिस को नए तरह से चैलेंज किया जाए। वैसे भी जैक द रिपर उस एरा में हाईली एक्टिव था, इसलिए ये काम वो कर सकता था और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। थ्योरी नंबर 3, इट मे बी पॉसिबल दैट सम मेडिकल स्टूडेंट और स्टूडेंट्स वांटेड टू प्रैंक एंड दे डिड ऑल दिस। हो सकता है ये पूरा का पूरा इंसिडेंट सिर्फ एक भद्दा मजाक हो, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स को डेड बॉडीज का एक्सेस बहुत आसानी से मिल जाता है एंड उस जमाने में ये एक्सेस और भी ज्यादा आसान रही होगी। इन तीनों थ्योरीज में से कोई भी थ्योरी सही हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि इन तीनों थ्योरीज के अलावा कोई और थ्योरी हो जो इस केस की पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दे सके। अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी बता सकते हैं। उस लड़की की आइडेंटिटी आज तक पता नहीं चल पाई। कौन थी वो लड़की, नाम क्या था उसका, क्या अफसाना था उसकी जिंदगी का, शायद ये हमें कभी भी पता नहीं चल पाएगा। जब तक इंसानी नस्ल इस धरती पर मौजूद है तब तक भी हम कभी भी इस केस की असल हकीकत नहीं जान पाएंगे। ये केस पिछले 138 सालों से अपने सॉल्व होने का इंतजार कर रहा है। व्हाइट हॉल मर्डर मिस्ट्री के ऊपर एक बोर्ड गेम भी बनाया गया था जिसको फैंटेसी फ्लाइट गेम्स ने साल 2017 में लॉन्च किया था, जिसमें प्लेयर या तो पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं जो मर्डरर को पकड़ने की कोशिश करती है, या फिर कल्प्रिट को रिप्रेजेंट करते हैं जो मर्डर करने के बाद पुलिस से बचने की कोशिश करता है। सोचो यार कि किसी इंसान के मर्डर के ऊपर भी एक गेम बन सकता है। हमें खुद को खुश नसीब समझना चाहिए जो हम सही सलामत और जिंदा हैं, वरना दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहीं अचानक गायब हो गए, जैसे दुनिया के नक्शे से वो अचानक बस मिट गए हों। वो जिंदा हैं या फिर मर गए हैं, इसके बारे में कभी भी किसी को पता नहीं चल पाता। Their loved ones wait for them for the whole eternity, but they never come back. पता है किसी का भी मरना इतना बुरा नहीं होता है जितना उस इंसान का बस गायब हो जाना होता है। I hope that no one's loved one goes missing. इस कहानी को एक शेर के साथ खत्म करता हूँ। पुराना जख्म सिल जाएगा, बस यही तो खता हो गई, बरसों हुए वो लापता हो गई।